के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस कर रहा है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे क्या किया जाता है, सारे हमने उसके स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर को देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने फ्लो चार्ट पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या है कि एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर हम देखा जाए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देखा जाए, आप लोगों को ये सेम लग रहा है लेकिन ये सेम नहीं है। फ्लो चार्ट जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है, पिक्चर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको फ्लो चार्ट बोला जाता है, जबकि जो एल्गोरिथम होता है वो अल्फाजी शक्ल में होता है, मतलब स्टेप्स लिखे जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी हम मिसाल इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले सकते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की, कि अगर आप किस लिए आप क्या करते हो, या तो उसको मैप प्रोवाइड कर दोगे। अब जो मैप है वो कंप्यूटर की ज़बान में फ्लो चार्ट कहलाएगा। अगर आप उसको कह देते हो अल्फाजी शक्ल में बताते हो, पहले लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, इस तरह आप जो है उस जगह पे पहुंच जाओगे, तो जो अल्फाज की सूरत में बताओगे वो आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। एक और इसकी मिसाल लेते हैं कि अगर आप मूवी देखते हो, जो आपने देखी है मूवी वो कंप्यूटर में उसको फ़्लो चार्ट बोलेंगे, क्योंकि आपने पिक्चर की फॉर्म में देखी है मूवी, आपने खुद देखी है, वो फ़्लो चार्ट है। जब आप अपने दोस्त को बताओगे, क्योंकि वो अल्फाजी शक्ल में होगा, पिक्चर तो नहीं आप उसको दिखा सकोगे, तो इस सूरत में जो होगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा। मुझे लगता है आपको फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम में फ़र्क पता चल गया होगा। फ़्लो चार्ट जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि इसमें हम स्टेप्स लिखते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह स्टेप्स लिखे जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारी बुक पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, प्रिपेयरिंग टी, यानी कि चाय बनाना एक सिंपल एक प्रॉब्लम है। अब इसका हमने जब एल्गोरिथम लिखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि फ्लो चार्ट में हमने स्टार्ट एंड एंड बटन देखा था, स्टॉप बटन देखा, स्टॉप ऑप्शन देखी थी कि वो टर्मिनल है, तमाम फ्लो चार्ट में वो इस्तेमाल किया जाता था। सेम इसी तरह फ्लो चार्ट में भी हम एंड, स्टार्ट और एंड जो है स्टेप को यूज़ करेंगे। उसके बाद अब इसको चाय बनाने का अगर हमने एल्गोरिथम लिखना है तो सबसे पहले उसके स्टेप क्या है, टेक अ केटल लेंगे, pour वाटर इन इट, पुट द केटल ऑन फायर, ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल द इट्स बॉयल, रिमूव केटल फ्रॉम फायर। तो यानी कि एक सिंपल ये प्रॉब्लम थी चाय बनाना, और उसको हमने स्टेप्स की सूरत में यानी कि एल्गोरिथम की शक्ल में लिखा, तो इजीली ये अंडरस्टैंड हो रहा है, क्योंकि ये स्टेप्स जो है वो आम नेचुरल लैंग्वेज में है, इसलिए इसको समझना आसान होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, इसलिए यूज़र जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद जो है अब देखें, बाज़ ऐसा होता है कि जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं उसको बाद में कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो प्रोग्रामर है जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बाज़ औक़ात क्या होता है उसका सबसे पहले फ़्लो चार्ट बनाया जाता है, फ़्लो चार्ट को ट्रांसलेट किया जाता है एल्गोरिथम में, उसके बाद एल्गोरिथम से हम कंप्यूटर प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये तो हो गया रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, जैसे हमने फ्लो चार्ट के सिंबल्स पढ़े थे, क्योंकि फ्लो चार्ट में सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते थे, सेम टू सेम इसी तरह एल्गोरिथम की फॉर्मुलेशन के लिए स्पेशल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसमें इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता था, सेम टू सेम इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट और स्टॉप कीवर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। सेम टू सेम वही इनका काम है जो कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। मिसाल के तौर पर जहाँ पर स्टार्ट बटन है, हमने फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट बटन बताया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, और टर्मिनल है। अब इनपुट, अब इसमें जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र से इनपुट लिया जाता था, तो उसमें टाइप्स बताई जाती थी, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, और थर्ड वन इज़ स्ट्रिंग। उसके बाद है इफ एल्स सेट है सेम एज प्रोसेस, यानी कि जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था प्रोसेसिंग का स्टेप पढ़ा था कि इनपुट प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। प्रोसेसिंग में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को इस्तेमाल किया जाता था। सेम इसी तरह जो फ्लो चार्ट में प्रोसेस का जो काम था, एल्गोरिथम में वो स्टेप का काम है। सेकेंड है इफ एल्स हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी जाती है, उसके मुताबिक जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल क्या होता है कि
अंडर प्रोसेसिंग, कंट्रोल हम बोलते हैं अंडर प्रोसेसिंग, जो अंडर प्रोसेसिंग काम हो रहा था वो कंट्रोल कहलाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एक स्पेशल कोई भी कंडीशन दी जाती है, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो सेट ऑफ कंट्रोल कंट्रोल जो है एक सेट की तरफ मूव हो जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो कंट्रोल एक सेट की साइड पर जो है वो मूव हो जाएगा। इसी तरह इफ एल्स में क्या होगा, अगर हम इसको डिसीजन मेकिंग के लिहाज से देखें तो अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। फर्दर इसकी एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है गो टू स्टेटमेंट। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस पढ़ी थी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बताता है, फ्लोज को बताता है। इसी तरह गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, क्योंकि हम एल्गोरिथम स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर हमने स्पेसिफिक कोई भी अगर कहा जाए कि स्टेप की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल को उस स्पेसिफिक स्टेप की तरफ मूव करवाने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो है सेम एज फ्लो चार्ट में था कि आउटपुट को शो करता है। उसके बाद लास्ट स्टॉप है, जैसे फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था सेम टू सेम इसी तरह स्टॉप इसमें टर्मिनल है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एल्गोरिथम को देखा, एल्गोरिथम की डेफिनेशंस एग्जांपल से उसको समझने की हमने कोशिश की। अब इसकी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 है, टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, यानी कि 5 नंबर्स का हमने सम मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है और एवरेज जो है वो फाइंड करनी है। अब 5 नंबर्स क्या है, इनपुट है जो कि यूज़र से हमने जो है वो लेना है। अगर हम इसको एल्गोरिथम में देखें तो स्टेप 1 में स्टार्ट, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो पहला स्टेप होता है वो स्टार्ट का होता है। अब सेकेंड, चूँकि हमने 5 नंबर्स जो हैं वो यूज़र से लेने हैं तो इनपुट का कीवर्ड जो है यूज़ करेंगे। अब नंबर्स, अब N0, N1, N2, N3 और N4 और ये तमाम इनका डाटा नंबर्स में स्टोर होगा। उसके बाद है इनपुट के बाद प्रोसेसिंग का स्टेप है जो कि कीवर्ड हमने इसके लिए यूज़ करना है सेट। अब पहला हमारा क्या था कि सम मालूम करें तो तमाम वैल्यूज़ का जो है वो सम मालूम करेंगे और ये तमाम जो नंबर्स का आंसर आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या किया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी मालूम करना था तो सेट जो कि प्रोसेसिंग का स्टेप है। अब इसमें क्या होगा, तमाम वैल्यूज़ को वो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 क्या है कि एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है मैथ्स में कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जितने भी नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें 5 नंबर से 5 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो स्टोर होगा एवरेज में। लास्ट पे आउटपुट यानी कि डिस्प्ले हमें करके दिखाए सम का आंसर, प्रोडक्ट का आंसर और एवरेज का आंसर और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। यानी कि इसको मैथमेटिकल यानी इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको हमने समझने की कोशिश की कि हमने यूज़र से नंबर लेने थे 5 और उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज जो है वो निकालना था और उसमें हमने एल्गोरिथम्स के ज़रिए उसके स्टेप्स जो है वो लिखे और 7 स्टेप में ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि है वॉल्यूम क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्ट बटन सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे किया, इनपुट नंबर साइड और वॉल्यूम क्या होगा, तमाम 3 साइड्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर दे और उसका आंसर जो है वो वॉल्यूम में स्टोर कर दे। प्रोग्राम एंड हो गया। मिसाल मैंने इस तरह दी है, जैसे इनपुट 2 एंटर किया है तो अगर इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर आएगा 8 और जो कि वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा, जो वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह लास्ट इसकी एग्जाम्पल है कि टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि मैथ्स में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे मालूम करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से इसको हम मालूम करते हैं। तो सेम इसी तरह अब इसमें क्या होगा, इनपुट नंबर्स लिए जाएंगे बेस और हाइट। सेट यानी कि प्रोसेसिंग का इसमें अमल हुआ है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट को जब मल्टीप्लाई किया तो जो आउटपुट होगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गया होगा। जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एल्गोरिथम की और उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एग्जाम्पल थी उससे समझने की कोशिश की। ये जो एग्जाम्पल थी ये हमने कंप्यूटर के ज़रिए एल्गोरिथम को समझने की कोशिश की, जिसमें से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी कि 3 नंबर्स जो है वो इनपुट लेके 5 नंबर्स का हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम करना था। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, क्यूब ऑफ द वॉल्यूम एंड लास्ट वन इज पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से हमने इसको समझने की कोशिश की। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अब चूँकि हमने देखा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी एल्गोरिथम जो है वो लिखे जाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो
इसमें से जो बेस्ट एल्गोरिथम होता है उसको हम चूज़ करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट है? तो उसके लिए दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स और सेकंड है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स से क्या मुराद है कि जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसके स्टेप्स कम होने चाहिए, क्योंकि अगर कम स्टेप्स होंगे तो उसको ज़्यादा एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जो है वो शो होगी। सेकंड क्या है? स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो जो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं वो मेमोरी में कम स्पेस लेगा, जो मेमोरी में कम स्पेस लेगा एल्गोरिथम उसको ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो समझा जाता है। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एल्गोरिथम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है उसके स्टेप्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वो मेमोरी कंप्यूटर में कम ले रहा होता है, लेकिन ऑपोजिट भी हो सकता है, मेमोरी ज़्यादा ले रहा होता है और स्टेप्स जो है वो कम होते हैं। तो इसमें से जो बेस्ट होता है एल्गोरिथम वो हम देखते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है। तो इसलिए जब भी एल्गोरिथम हमने चूज़ करना है, एक तो उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कम होने चाहिए, दूसरा वो मेमोरी में कम स्पेस लेगा, तो इसको हम बोलेंगे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, उसके एल्गोरिथम के n स्टेप्स हैं, इसी तरह उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एल्गोरिथम बनाया गया है, उसके n स्क्वायर स्टेप्स हैं। इससे मुराद आप ये ले लें जैसे ये इसमें 5 स्टेप्स हैं तो इसका जो डबल है काम वही कर रहा है, लेकिन इसका जो डबल इसमें 10 स्टेप्स हैं। तो जाहिर सी बात है देखने में फर्स्ट वाला मेथड जो है, फर्स्ट वाला एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि इसमें स्टेप्स जो हैं वो कम है और मेमोरी स्पेस जो है वो मेमोरी की स्पेस भी ये कम लेगा। उसके बाद सेकंड एक एग्जांपल देते हैं कि कंप्यूट दिया गया 1 + 2 + 3 इसी तरह से ये 99 नंबर तक जा रहा है, उनको प्लस करना है। इसके लिए भी 2 एल्गोरिथम लिखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है कि पेयर्स बना दिए गए हैं, जैसे 1 + 99, इसी तरह 2 इसका लास्ट वाला 98, 3 के साथ 97, 4 के साथ 96, 5 के साथ 95, इसी तरह ये 100 ऑन चलता जा रहा है। उसके बाद अगर हर पेयर्स को अगर हम ऐड करें तो 100 आंसर आ रहा है। देखिए इसका भी 100, इसका भी 100, तो जो आंसर आएगा उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 50 ऐड कर देंगे, तो इस तरह एक एल्गोरिथम से हमें आंसर मिल जाएगा। एक तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये वाला एक तरीकाकार हो गया। सेकेंड इसमें क्या है कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें n+1/2 है। अब इसमें n क्या है? nth टर्म है। nth टर्म बोलते हैं किसी भी नंबर की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम nth टर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 99 है तो 99 इधर 99 पुट किया +1/2 इसको सॉल्व किया, इससे भी आंसर वही आएगा। तो देखा जाए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 एल्गोरिथम थे। तो अगर हम देखें जो फर्स्ट वाला था वो स्टेप्स भी ज़्यादा ले रहा है और मेमोरी भी ज़्यादा है, जबकि जो सेकंड वाला है उसकी मेमोरी भी कम है और स्टेप्स भी कम है, तो सेकंड वाला जो है वो बेस्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फ्लो चार्ट जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ईजी टू ड्रा, क्योंकि ये पिक्चर फॉर्म में होता है, इसको ड्रा करना आसान होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप्स। जिस तरह फ्लो चार्ट के एडवांटेज थे सेम इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें से है मोर टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो चार्ट, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म में होता है तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है मॉडिफाई आ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम, क्योंकि ये पिक्चर की फॉर्म में होता है और हम दो जो है वो फ्लो चार्ट को अगर 2 पेजेस में एक फ्लो चार्ट है तो उसको कंबाइन करने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने लास्ट सिंबल्स में पढ़ा था। तो इसलिए इस तरह क्या होता है, इट इज़ नॉट, ये ज़्यादातर जो लार्ज प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता। उसके बाद एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम है ईजी टू राइट, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है, इसलिए कहता है कि इसको लिखना ज़्यादा आसान होता है, स्टेप्स की फॉर्म में होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद है टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम are easy to understand. To solve a large problem, algorithm are helpful. हमने फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के एडवांटेज देखे, सेम इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मॉडिफाइंग एंड एग्जिटिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी, यानी कि पहले से जो एल्गोरिथम होता है उसमें तब्दीली करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि इसमें जो है गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल को मूव करने के लिए, तो ये भी इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होता कि कंट्रोल मूव करना। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। इसी तरह जिस तरह इसके कुछ एडवांटेज थे डिसएडवांटेज भी थे।
थैंक्स।